क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। तो सब तो पहला जिहड़ा क्लाइमेट नूं क्लासीफाई कीता वो कीता किने? डी कंडोले। ठीक है जी, इन्हें फर्स्ट टाइम कीता। तो थोड़े तो पूछा भाई फर्स्ट टाइम किने क्लासीफाई कीता? तो डी कंडोले। फिर कूपन करके साइंटिस्ट सीगा, व्लादिमीर कूपन। तो कूपन ने पूरे वर्ल्ड नू, यानी पूरा वर्ल्ड है उन्होंने 5 क्लाइमेटिक जोन के अंदर डिवाइड किया। किन्ने जोन च डिवाइड किया? 5 क्लाइमेटिक जोन च डिवाइड किया, ABCDE करके दा। जिहड़ा कूपन क्लासिफिकेशन सी वो यूनीवर्सली एक्सेप्टेड होया सीगा। तो क्वेश्चन सब यूनीवर्सली कौन एक्सेप्टेड? तो यूनीवर्सल एक्सेप्टेड। ठीक है जी। अब अगर मतलब डी कंडोले ने क्लासीफाई किया या कूपन ने किया तो इन्हों का बेस की सीगा? तो डी कंडोले ने जो क्लासिफिकेशन दिता सी वो दिता सी ऑन द बेसिस ऑफ मीन ऑफ एनुअल रेनफॉल एंड टेंपरेचर। ठीक है जी। और डी कंडोले ने जो दिता सी वो दिता सीगा वेजिटेशन बेसिस, मीन एनुअल अपने रेनफॉल और मंथली टेंपरेचर बेसिस। तो कहता भी डी कंडोले का बेस की सी क्लासिफिकेशन का? तो डी कंडोले का बेस सीगा मीन एनुअल टेंपरेचर एंड रेनफॉल। रेनफॉल मतलब प्रेसिपिटेशंस। ठीक है जी। और जेड़ा कूपन का जो बेस सीगा वो सीगा मीन टेंपरेचर ऑफ मंथ एंड रेनफॉल। और सेकंड बेस जेड़ा लिया सी अपने कूपन ने वो लिया सीगा वेजिटेशंस। तो वेजिटेशंस लिया। क्लियर? और होल वर्ल्ड नूं किन्ने ते डिवाइड किया? 5 ग्रुप च डिवाइड किया। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ क्वेश्चन पूछे भी एग्रीकल्चर ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਤਾਂ ਟਰੋਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ एग्रीकल्चर ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। थर्ड साइंटिस्ट सीगा ट्रोल। तो ट्रोल ने जो दिता वो इकरी सेठ हैदराबाद करके एक इंस्टीट्यूट हैगा वो एक्सेप्ट करता है। ट्रोल के अंदर जो टेंपरेचर और RH नू यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी नू यानी मीन टेंपरेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी इस नू बेस मन्या गया। ठीक है। और ट्रोल क्लासिफिकेशन को उसने अडोप्ट किया हुआ इकरी सेठ हैदराबाद ने। तो थोड़े तो कुछ भी इकरी सेठ हैदराबाद केड़ा फॉलो करता है? तो ट्रोल क्लासिफिकेशन किया। फिर पूछा भी एग्रीकल्चर के अंदर सब तो मोस्ट कॉमन केड़ा हैगा? तो ट्रोल क्लासिफिकेशन मोस्ट कॉमन इन एग्रीकल्चर है। तो अडोप्टेड इन एग्रीकल्चर। तो कहता भी एग्रीकल्चर के अंदर केड़ा अडोप्ट किया गया है? ट्रोल क्लासिफिकेशन अडोप्ट किया गया। क्लियर? ਉਹਦੇ बाद लास्ट फोर्थ क्लासिफिकेशन ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ थॉर्नवेट। ठीक है जी। तो थॉर्नवेट ਹੁਣ ਆ थॉर्नवेट क्लासिफिकेशन ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ PE ਇੰਡੈਕਸ ਲਿਆ। ਤਾਂ थॉर्नवेट। ਤਾਂ थॉर्नवेट ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇਸ ਲਿਆ? PE। ठीक है जी। PE इंडेक्स। अब एक एग्जाम से क्वेश्चन पूछा गया भी PE इंडेक्स यानी थॉर्नवेट ने PE इंडेक्स बेसिस क्लाइमेट ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ 5 ਪਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਟ ਕਲਾਈਮੇਟ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਸੈਮੀ एरिड एरिड ਕਲਾਈਮੇਟ, सब ह्यूमिड ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਿਊਮਿਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ PE ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ। ठीक है जी। ਇਹਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ थॉर्नवेट। तो ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਆ? प्रेसिपिटेशंस ऑफ इफेक्टिवनेस इंडेक्स लिया और इस बेसिस क्लाइमेट ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ? 5 ਚ ਕੀਤਾ। और वो 5 ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗੇ ਜਾਂ 5 ਕਲਾसेस ਜਾਂ 5 ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਹਿਊਮਿਡ, ਫਿਰ ਵੇਟ, सब ह्यूमिड, फिर है एरिड और सेमी एरिड। क्लियर? अब इन्होंने जो PE इंडेक्स
ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ P अपॉन P मतलब प्रेसिपिटेशंस अपॉन E into 100, ਤਾਂ PE इंडेक्स इज इक्वल टू P into मतलब बारिश कितना होया, इवेपोरेशंस कितना होया, ਇਹਦੇ ਰੇਸ਼ੀਓ ਨੂੰ PE इंडेक्स किया ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ MDI ਮੋਇਸਚਰ ਡਿਫੈਕਟ ਇੰਡੈਕਸ। MDI ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਮੋਇਸਚਰ ਡਿਫੈਕਟ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ MDI ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, अगर परसेंटेज च ले रहे हो तो 100 मल्टीप्लाई होगा, अगर सीधा ले रहे हो तो नॉर्मल होगा। किदा फॉर्मूला था प्रेसिपिटेशंस माइनस पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन अपॉन इनटू 100। आ फॉर्मूला याद रखना है, इथों क्वेश्चन पुट होंदा है, क्योंकि अब ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ मैं थोड़ा ब्रीफ च लिया हैगा। ब्रीफ च इसलिए लिया हैगा क्योंकि ASI ਦੇ एग्जाम ਦੇ ਅੰਦਰ क्लासिफिकेशन तो क्वेश्चंस जो आऊगा डीप क्वेश्चंस ने, पहली गल तो क्वेश्चन आऊगा ही नहीं, क्योंकि ASI ਦੇ एग्जाम ਚ क्वेश्चन क्लाइमेट तो आऊगा लेकिन अलग तरीके ਦਾ क्वेश्चन आऊगा, क्योंकि ASI ਦਾ ਜਿਹੜਾ जॉब प्रोफाइल है ना, वो जॉब प्रोफाइल है फार्मर्स ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਕੱਢਣਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ADO ਕੱਢੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਕੌਣ ਕਰੇ, ADO ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। अब ASI ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋਬ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜੋਬ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਬ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ। डिपार्टमेंट ने जो भी जिम्मेवारियां दी, की जिम्मेवारियां दी, DSR राइस लगाओ, जिवें इस बार गवर्नमेंट का ऑर्डर है केड़ा राइस लगाओ, लेकिन राइस जेड़ा है इस बार ट्रांसप्लांटिंग वाला ज्यादा लग रहा है, लेकिन ऊपर ऑर्डर की है DSR लगाओ। तो कागजात से तो DSR लग रहे भी कागजात के अंदर तो DSR लग रहा है, लेकिन एक्चुअल च नहीं लग रहा है। अब जिवें यूनिवर्सिटी कहती भी राइस के अंदर पूसा 44 करके वैरायटी ग्रो नहीं करनी, फार्मर ग्रो कर रहे, क्योंकि फार्मर यूनिवर्सिटी दे सरकार दे अकॉर्डिंग थोड़ी चलूगा। फार्मर चलूगा अपनी डिमांड दे और अपनी फैसिलिटी दे अकॉर्डिंग। अब इस बार लेबर सस्ती है, DSR क्यों लगा रहा है, क्योंकि इस बार लेबर सस्ती है। अब शायद 3500 रुपया रेट चल रहा है, स्टार्टिंग च 4100 4100 सीगा, हुण 3500 हो गया कल, जाने अप डाउन होंदा जा रहा है। तो दूजा लेबर सस्ती क्यों होगी, क्योंकि इस बार फार्मर जिन्हें भी राइस ग्रो किया ना, पैरेलल ग्रो नहीं किया। पहला कि जिवें कि पिंड च झोना लग रहा है तो पूरे पिंड च ही लग रहे, अब जो पूरे पिंड च झोना लगूगा तो लेबर प्रॉब्लम आऊगी, क्योंकि लेबर की जी सप्लाई वो घट जूगी। और इस बार की सीक्वेंस से चल रहा है या रैंडमली चल रहा है तो लेबर प्रॉब्लम नहीं है। और वही लेबर प्रॉब्लम होती तो DSR लाना सी होंदी। अब DSR क्यों नहीं लाया, क्योंकि DSR लाऊगा तो भी उन्होंने स्टार्टिंग के अंदर अर्ली स्टेज से वीड कंट्रोल करने से कितनी प्रॉब्लम आऊगी, तो कौन मत्था मारूगा वीड कंट्रोल करने, तो ट्रांसप्लांट कराओ ना। तो आ रीजन है ਉਹਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੂਜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਲਾ, ਆ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। PI ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੈਂ 5 ਕਲਾਸਿਸ ਚ, ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋਰਨਵੇਟ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਥੋਰਨਵੇਟ ਨੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰੀਜਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। अब जो नैक्सट पार्ट है वो थोड़े तो पूछा जाऊगा, और नैक्सट पार्ट हैगा वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है जी, वेदर फोरकास्टिंग। अब वेदर फोरकास्टिंग क्यों पूछा जाऊगा, अब ये तो क्वेश्चंस किया होगा। देखो बच्चे, अब एग्रीकल्चर के अंदर डिफरेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस नु फॉलो करना पैंदा है, जिवें फील्ड प्रिपरेशन हो गया, सोविंग हो गया, इरीगेशन हो गया, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन हो गया, स्प्रे ऑफ हर्बीसाइड, वीडीसाइड या कोई भी केमिकल दी स्प्रे हो गया। अब जिवें हुण अज बारिश आनी है तो कि अज बारिश आनी है तो इरीगेशन देवांगे, या अगले 1-2 दिनों के अंदर बारिश का प्रडिक्शन है भी बारिश हो सकती है, ताकि तुसी कोई भी जिहड़ा एग्रीकल्चर इंटरकल्चरल ऑपरेशंस उन्हें फॉलो करोगे, नहीं करांगे, अवॉइड करांगे फिर। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर फोरकास्टिंग होंदी है। एक वेदर फोरकास्टिंग जिहड़ी हैगी कुछ ही घंटियां दी होंदी है, जिन्हों कहते नाउ कास्टिंग। वो कहता भी नाउ कास्टिंग किस दे अंदर यूज आंदा हैगा, तो नाउ कास्टिंग जिहड़ा हैगा
नेविगेशन ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾਗਾ और मैं कहना कुछ भी घंटिਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 12 ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾਗਾ और ਦੂਜਾ ਕਿਸ ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ एविएशन ਆ एविएशन ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਚ ਉੜਦੇ ਆ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ 에어ਪਲੇਨ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ क्योंकि ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਉਧਰੋਂ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ कर जूगा ओवरटेक कर जूगा तो कल वाली गल हो जानी छत उड़ जाए तो एविएशन दे अंदर नेविगेशन दे अंदर और जीपीएस दे अंदर यूज होती है अब आ जीपीएस है थोड़ा प्रेसीजन फार्मिंग का पार्ट भी है भी जीपीएस सिस्टम किस यूज किया जाता प्रेसीजन फार्मिंग च यूज किया जाता वो साडा टॉपिक ही अलग है टाइप्स ऑफ फार्मिंग है ना या क्लासिफिकेशंस ऑफ फार्मिंग सेकंड वाला जेड़ा हैगा बच्चे वो हैगा शॉर्ट टर्म या शॉर्ट रेंज अब आ शॉर्ट रेंज है या जो शॉर्ट टर्म वेदर फोरकास्टिंग हैगी ਇਹਦਾ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ मतलब 24 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 48 ਆਵਰਸ ਤੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾਗਾ और आ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਰੇਂਜ ਆ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਚ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰ ਦੂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਚ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ठीक है जो थर्ड और फोर्थ फोरकास्टिंग है एग्रीकल्चर के अंदर यूटिलाइज होती है जिस जो एक तो होती है इंटरकल्चरल ऑपरेशंस ऑफ द फील्ड क्रॉप उन्हां दे अंदर यूज की जाती है और दूजा क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न यानी किदा दा असीं क्रॉपिंग ग्रो करना हैगा तो उस लिए यूज की जाती हुण इहदे अंदर की हुंदा इहनूं नेचुरल डिजास्टर नूं मैनेज करने वास्ते जिवें हुण बारिश दा मौसम है जिवें लैंड स्लाइडिंग हो गया फ्लडिंग हो गया और जिवें हुण मान लो एकदम बाढ़ आ गई या बाढ़ आने के चांसेज है तो उस एरिया ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਸੇਫ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ अब ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਂਡ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ अब ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਇਧਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੁਦੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ अब ਅਸੀਂ ਪਲੇਨ ਏਰੀਆ ਚ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਨ ਏਰੀਆ ਦੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਡਾਪਟ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਥੋੜੀ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹੀ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਕਰ ਪਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਲੈਂਡ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਲ ਹੋਲਡ ਹੈ वो बहुत हेल्प करता है लोगों ने अब जिवें तुसीं सड़क तो जा रहे हो उधरों पहाड़ जी थल्ले आगे बह के मिट्टी च उत्तराखंड के अंदर सब तो ज्यादा प्रॉब्लम आती है लैंड स्लाइडिंग की क्यों क्योंकि उत्तराखंड के अंदर जो पहाड़ है ना मिट्टी दे है पत्थर दे नहीं है अब पत्थर का पहाड़ तो जो है लैंड स्लाइड आप कदे तुसीं जम्मू अपने कश्मीर या उधर तो नहीं सुनिया भी लैंड स्लाइड होया अब कश्मीर च जो पहाड़ है वो सारे की पत्थर दे है जिवें कारगिल कुरगिल साइड वाले वो पत्थर दे उत्ते कदे लैंड स्लाइड नहीं होता हिमाचल के अंदर भी कॉमन नहीं है लैंड स्लाइडिंग बहुत रेयर चांसेस के अंदर होता कुछ ही एरिया दे लेकिन उत्तराखंड च बड़ा कॉमन है लैंड स्लाइडिंग क्यों क्योंकि उत्थे पहाड़ जिहड़े मिट्टी दे अब बारिश हो रही है तो बारिश होंदी जिवें मिट्टी के अंदर मॉइस्चर आऊगा तो लूज होंदी पहाड़ थल्ले बह जाता चलो जी तो उस दे अंदर यूज होंदी है तो कहंदा भी आ जिहड़ा शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग है आ किस दे अंदर यूज होंदी अगर इहदा यूज पूछा जांदा तो की करदी आ मैनेज दा या मैनेज दा नेचुरल डिजास्टर नेचुरल डिजास्टर कंडीशंस जिवें पीछे तुसी देखिया होगा 7-8 दिन पहला 7-8 दिन नहीं 15 जून दे नीयर अबाउट कोई गुजरात दे अंदर कोई तूफान आया सीगा तो जिवें वो तूफान आया तो उहदा की कीता गया सीगा अनाउंसमेंट किया गया भी इस तारीख नूं इस एरिया दे अंदर हैवी रेनफॉल विद विंड्स तेज हवा चलणगियां बारिश होणगियां कुछ एरिया नूं अलर्ट दे उत्ते कीता गया ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨੇਚਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਦੀ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 3 ਜ਼ੋਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਨੇਚਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚ ਆਣਾ ਉਹਨੂੰ ਯੈਲੋ ਰੀਜਨ ਸੌਰੀ ਰੈਡ ਰੀਜਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਐਵਰੇਜ ਚ ਆਣਾ ਉਹਨੂੰ ਯੈਲੋ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ अब इतने नेचुरल डिजास्टर का मतलब क्या फ्लडिंग हो गया साइक्लोन एंटी साइक्लोन ठीक है जी और हैवी रेनफॉल और लैंड स्लाइडिंग आ दोनों का कोई एग्रीकल्चर च कोई यूज नहीं हैगा लेकिन नेक्स्ट वाला जो वो एग्रीकल्चर के अंदर बड़ा इंपोर्टेंट हैगा और वो हैगा मीडियम रेंज वो कहता भी आ जो मीडियम रेंज हैगा आ कुछ वीक का होंदागा और कितने टाइम का होंदागा हाँ जी तो मीडियम रेंज जो 5 to 7 डेज का होंदा यानी अप्रोक्सीमेटली 1 वीक का होंदागा तो इसका ड्यूरेशन कितना अब वो कहता है यूज की हैगा तो ਇਹਦਾ यूज हैगा मैनेज द इंटरकल्चरल ऑपरेशंस मैनेज द
इंटरकल्चरल ऑपरेशंस ऑफ फील्ड क्रॉप। अब इंटरकल्चरल ऑपरेशंस ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀਡਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਇੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਪਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਰੀਗेशंस हो गया, एप्लीकेशंस ऑफ फर्टिलाइजर हो गया, इत्थों तक फील्ड प्रिपरेशंस एंड सोविंग भी है। जिवें अगर मान लो बारिश आ रही है तो सोविंग नहीं करांगे, फील्ड प्रिपरेशन भी नहीं करांगे। पूछो क्यों नहीं करांगे? तो सिंपल जा एग्जांपल याद रख लो इस चीज ਨੂੰ अंडरस्टूड करने वास्ते भी नरमा जदों ग्रो कीता उदों मीह पेगा तो नरमा करुंड होगा तो की होगा? वाल तेरे वैसे ही वाधू काले है, नहीं है तो 3 नंबर वाला रंग करवा देंगे। सुनो भी हम नरमा जिवें बीजता उधरों मीह पै गया तो नरमा करुंड हो गया तो कितना लॉस होंदा, क्योंकि एक तो सीड कॉस्ट पै गया, दूजा फील्ड प्रिपरेशन कॉस्ट पै गया। ठीक है, दोबारा बीजूगा तो फिर डबल सीड कॉस्ट पै गया ना, भी 2 बार फील्ड प्रिपरेशन करना पै रहा, 2 बार सीड खरीदना पै रहा, तो खर्चा ज्यादा हो जाएगा ना। जो खर्चा ज्यादा हो जाएगा तो जो क्रॉप कल्टीवेशन कॉस्ट है वो इंक्रीज होगा। अब कल्टीवेशन कॉस्ट इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट घटूगा, यानी फार्मर जो कर्जे च रहूगा ना बेचारा। अब उधरों स्प्रे करनी थी, स्प्रे करके आया, पिछरों रब ने मीह पाता तो जिन्ना भी केमिकल सी तो वाश आउट हो गया। अब उधरों पानी लगा के मीह आ गया तो की होया भी जो असी पानी दिता, इरीगेशन दिता तो की हो गया, वेस्टेज ऑफ हो गया ना। और दूजा की हो गया, एक्सेस ऑफ वाटर हो गया फील्ड के अंदर। और एक्सेस ऑफ वाटर जेड़ा हैगा वो क्रॉप प्रोडक्शन ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਡੀਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ। अब एक्सेस ऑफ वाटर हो गया तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪਊਗਾ, मतलब रिमूव द सरप्लस वाटर इन द फील्ड की कहते ड्रेनेज कहते। अब साडा अलग टॉपिक भी है भी ड्रेनेज डिफरेंट टाइप दा ड्रेनेज हुंदागा, इंट्रा रोड ड्रेनेज, इंटर रोड ड्रेनेज, सब सरफेस ड्रेनेज, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेनेज है, तो उत्थे भी असीं डिस्कस करांगे। तो जिहड़ा मीडियम रेंज वाला एग्रीकल्चर च बड़ा इंपोर्टेंट है। और किस पर्पज लई इंपोर्टेंट हैगा? अगर तुहाडे तो पूछा भी किहड़े टाइप दा वेदर फोरकास्टिंग मोस्ट इंपोर्टेंट हैगा एग्रीकल्चर दे अंदर, तो मीडियम रेंज वाला हैगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हैगा लॉन्ग टर्म या लॉन्ग रेंज। अब आ लॉन्ग टर्म वाला हुंदा कुछ मंथ दा हुंदा, ठीक है जी, की हुंदागा आ मंथ दा हुंदागा। और किन्ने मंथ दा हुंदागा? हाँ जी, मोर देन 2 मंथ दा हुंदागा। मोर देन 2 मंथ च कितना मर्जी आ जाए, ठीक है जी। आ किस लिए यूज हुंदागा? क्रॉपिंग पैटर्न। अब जिथे गल पैटर्न दी यूज हो गया ना, उसका मतलब की हो गया, भी ਉਹਦਾ मतलब की होगा क्रॉपिंग सिस्टम प्लस मैनेजमेंट हो गया। की मतलब हो गया ਉਹਦਾ भी जो भी तुसी क्रॉप ग्रो करे ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ एग्री अपने रिसोर्स ਨੂੰ यूटिलाइज ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ है, ਕਿੰਨਾ एरिया किन्ना लैंड किस क्रॉप ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ क्रॉपिंग पैटर्न। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ क्वेश्चन मे भी पूछा जा सकता।